हेलो बच्चों, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं फिजिक्स के उस्ताद। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स। आइए शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। ये देखिए, आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, y1 और y2 करके। इसमें आप बता सकते हो ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर फेज क्या है। फेज क्या बता रहा है? फेज ये पूरा क्या बताता है आपको? फेज बताता है। इनिशियल फेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरा। इनिशियल फेज है ही नहीं इसमें। तो ये आपका टोटल फेज हो गया पहले वाले का और ये दूसरे वाले का। और आपको क्या पूछ रहा है? फेज डिफरेंस। क्या पूछ रहा है? फेज डिफरेंस कब? जब आपको x की वैल्यू 5 और t की वैल्यू कितनी? 2। तो मतलब x और x की वैल्यू यहाँ पर रखने का 5, t की वैल्यू यहाँ पर 2 रखने का, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या मिल जाएगा आपको? फेज डिफरेंस। क्या मिल जाएगा? अच्छा, व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफियर, मतलब जब आपस में मिलेंगी, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। तो वेव ऑप्टिक्स में मैंने आपको इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया, आई मैक्स और आई मिनिमम वाला। मालूम है? नहीं मालूम? ये आपका एम्पलीट्यूड पहले वाले का हो गया, ये दूसरे वाले का हो गया। मैक्सिमम के लिए a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना। तो जो दोनों का मिलकर बनेगा उन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। और मिनिमम वाला क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर होगा। तो अभी दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? चलो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर एक्स और टी की वैल्यू निकाल के, या आप डायरेक्टली भी मैं बोल सकता हूँ, फेस डिफरेंस वर्ड्स में लिख सकते हो। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी? अगर मैं 25 इंटू 5 करता हूँ और 40 इंटू 2 करता हूँ, 80, तो कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा ये? 45 हो जाएगा। और यहाँ पर पुट करूँगा तो 40 है, तो ये वाला ज़्यादा होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 25x माइनस 40t, फिर माइनस 20x माइनस 30t। ठीक है। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट ओपन करके बाद में वैल्यू पुट कर सकते हो। 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 30, तो माइनस 10t। एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू रखो 5, बराबर। और ये खत्म हो गया आंसर। रेडियन एंगल है ना, रेडियन हो जाएगा। इतना करो। अच्छा, इसमें टेक्स्ट बुक में ना आपको ये इक्वल करके गलत दिया हुआ है। बी वाला आपका क्या होगा? सुनो, आई मैक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ पर प्रोपोर्शनल आंसर आएगा। a1 भी 4 है और ये भी कितना है? 4 है। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 4 8 होएगा, सॉरी। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 64। और आई मिनिमम a1 माइनस a2 का क्या होता है?
जीरो हो जाएगा ना ये। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा ना। इधर पे इन्होंने क्या करा है वो, लिखा तो बी वाला करूं सिर्फ, हो गया था। प्रोपोर्शनल करके लिखना, टेक्स्ट बुक में ना इक्वल करके लिख दिया हुआ है, तो इक्वल करके सही नहीं है क्या। इंटेंसिटी पता रहेगी तो उस निकाल सकते हैं हम लोग। वैसे यूजुअली अपने को रेशियो, जैसे वेव ऑप्टिक्स में बात करोगे ना, तो मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकालना रहता है। हाँ, इंटेंसिटी का कोई यूनिट नहीं लिखना है वहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी है ना वहाँ पर। ऐसे इसका इंटेंसिटी का यूनिट होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्यों प्रोपोर्शनलिटी में निकाल रहे हैं ना कुछ मत लिखो, ठीक है। इधर आ जाओ, ये वाला सवाल देखो। ये सवाल देखो, क्या बोल रहा है। अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है खींची हुई, उस पर एक प्रोग्रेसिव वेव आगे बढ़ रहा है। पार्टिकल ऑन स्ट्रिंग टेक्स 4 मिली सेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन। अच्छा, मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, आप ऑसिलेशन से भी कंपेयर कर सकते हो। मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर दूसरा वाला एक्सट्रीम, फिर बाद में मीन, तब जाके एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन कैसे कंप्लीट होता है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर दूसरा वाला एक्सट्रीम, फिर वापस मीन में, तब जाके एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। अब आपको बोल रहा है कि मीन से कोई एक एक्सट्रीम पर पहुंच गया, तो ये वाला टाइम मिला आपको 4 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ, नहीं समझे। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, हाँ इंटू 4 करना पड़ेगा। ये ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर नीचे चले गए और वापस यहाँ आए, तो यहाँ पर आपका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ। आपको यहाँ से यहाँ जाने का 4 दिया हुआ है, तो वापस आने का भी 4 होगा, नीचे जाने का 4 होगा, वापस ऊपर आने का 4 होगा। तो मतलब अगर मैं 4 मिली सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे टी मिल जाएगा। नहीं समझे बात को, ठीक है। तो उसका 1/4 आपको दिया हुआ है पूरा इसका। तो आप सुनो, तो यहाँ पर बेसिकली आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 16 मिली सेकेंड हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया, 16 मिली सेकेंड। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट दी देयर मीन पोजीशन। अच्छा सुनो, ये वेव ऐसे बता रहे हैं ना अपन, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है और जो कि ऐसे पार्टिकल हैं जो सेम टाइम पर मीन पोजीशन पर है। तो ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, इसके बाद ये भी है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव बोला तो इसके बाद यही आता है। इनके बीच का डिस्टेंस आपको बोल रहा है 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा ना, तो वेव लेंथ कितना हो जाएगा। तो बेसिकली इस 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेमडा मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको जो टाइम दिया हुआ है ना 4 मिली सेकेंड, तो 4 इंटू 4 मिली सेकेंड करूँगा तो मुझे 16 मिली सेकेंड टाइम पीरियड मिल गया। और लेमडा निकालने के लिए आपको जो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 सेंटीमीटर आपको लेमडा मिल जाएगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, यानी एन पता करना है, वेवलेंथ पता हो ही चुका है, ठीक है। और क्या पता करना है, वी पता करना है। नहीं समझे बात को। अच्छा, टाइम पीरियड समझ में आ गया। पहला सवाल आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 1/t होता है, बोलो भाई। ये आपका कितना है, 16 मिली है, हाँ -3, तो -3 को ऊपर भेज देंगे, +3 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। अब आपको इससे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है।
कितना आ रहा है 62.5। अब इसको काटना चाहोगे तो पहले 16 से भी काट सकते हो, ठीक है, चार छोटे टेबल से भी काट सकते हो। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये आ जाएगा, 4 से काट दो, ठीक है, 2 ज़ा 8, 62.5। फ्रीक्वेंसी निकाला बच्चों, यूनिट क्या लिखोगे? हाँ, सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था भाई? ये लेमडा यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पर लिख देना आप, क्योंकि दूसरा वेवलेंथ बोला है। तो 2 इंटू क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाए, खत्म। अच्छा, तीसरा क्या बोला? स्पीड, स्पीड ऑफ द वेव बोलेगा, स्पीड ऑफ द वेव। तो v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, ठीक है, लेमडा आपको पता है ऊपर, और n भी पता है, तो आपको ये हो गया 62.5, और इंटू आपका ये 4 सेंटीमीटर, याद रखना 4 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, तो वेलोसिटी जब निकलेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, ध्यान रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना? 250 सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट बराबर ध्यान देना, ये आपने सेंटीमीटर में रखा है इसलिए वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप इसको मीटर में कर दोगे तो मीटर पर सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में सेंटी मतलब क्या होता है? -2, तो 0.2 पीछे लूँगा, तो ये आप लिख सकते हो 2.5 मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस बिटवीन निकालना है आपको टू सक्सेसिव नोड्स इन स्टेशनरी वेव। पहली बात, स्टेशनरी वेव में लूप बनता है, पता है आपको, है ना। सक्सेसिव नोड मतलब ये एक नोड हो गया और उसके बाद वाला नोड हो गया, तो आपको नोड नोड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपको क्या बोला था? एक लूप जो होता है उसका लेंथ क्या होता है? λ/2, एक लूप। और मैंने आधा लूप से आपको पाइप वाला एक्सप्लेन बताया था, λ/4, कितने आधे आधे काउंट करने का रहता है वैसे। तो अब बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो λ/ क्या होगा, है ना। एक लूप का लेंथ क्या होता है? λ/2 होता है। अब लेमडा अगर आप पता कर लो तो उसको डिवाइड बाय क्या करना है? ओनली 2 करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या निकालना है? λ/2 निकालना है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है, तो v और n दिया, v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो v/n लेमडा हो गया, और उसको भी डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, सोल्यूशन डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऐसा लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज इक्वल टू क्या है भाई? λ/, अच्छा, लेमडा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू एन लेमडा ना, तो लेमडा इज इक्वल टू v/n, तो लेमडा की जगह मैं लिखूंगा v/n, और यहाँ पर 2 है, समझ पा रहे हो? यहाँ लिख देना v इज इक्वल टू क्या होता है? एन लेमडा होता है, तो यहाँ से बना लिया इनको इधर। अच्छा, v की वैल्यू पुट कर दो, v है 48, n है 64, ऐसे आ गया, काट डालो। क्या, किसको डिवाइड? हाँ, आप काय को करेंगे? मैंने ऑलरेडी कर दिया ना, λ/2 कर दिया ना, मैं डायरेक्ट पुट करके बता रहा हूँ। दो तरीके से आप कर सकते हो, आप पहले लेमडा निकाल लो, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करो, या तो डायरेक्टली को डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड λ/2 होता है, और लेमडा की जगह सब्सटीट्यूट करो, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। इसको काट डालो, 8 1 ज़ा 8, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, 7 ज़ा 56, 4 बचा, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, आंसर कितना आ गया? 375, ठीक है। और ये आप एसआई में कर रहे हो तो ये डिस्टेंस है, मीटर में निकालो। आंसर चेक करना इसका ज़रा,
है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, अगर यही आपको पूछता है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड सक्सेसिव, लैम्डा बाय 4 करते, क्योंकि एंटी नोड यहाँ होगा ना, तो नोड और एंटी नोड के बीच का इसका भी आधा होगा, तो लैम्डा बाय 2 का आधा लैम्डा बाय, मतलब ऐसे ही करते, बस ये 4 आ जाता। समझे? बराबर है ना भाई? इधर पे भी एकदम ऐसा पूरा ब्राइट दिखता है। ओके, ये तो हो गया ना। चलो, एयर कॉलम की बात कर रहे हैं, मतलब वही आपका ऑर्गन पाइप होता है। हाँ, तो उसमें एयर कॉलम दे दिया है, तो डायरेक्टली आपको एल दे दिया, कैपिटल एल। पाइप का लेंथ अलग से देता है, तो आपको एंड करेक्शन लेना होता है। अगर आपको एयर कॉलम का लेंथ दिया तो एंड करेक्शन की बात नहीं करें, डायरेक्ट एयर कॉलम का लेंथ एल, कैपिटल एल दे दिया। तो ये आपका हो गया कैपिटल एल। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन निकालना है आपको, मतलब N5 निकालना है। लेकिन इसके अंदर दो केस है, पहला बोला है क्लोज्ड एट वन एंड वाला पाइप, और दूसरा ओपन एट बोथ दी एंड्स वाला, और वेलोसिटी ऑफ दी साउंड वेव दिया हुआ है आपको, ठीक है, 340। सुनेंगे बच्चे? इधर सुनो, हमारे पास पहले तो दो टाइप के पाइप होते हैं, ठीक है। ये वाला पहले क्लोज बोल रहा है ना, क्लोज्ड एट वन एंड। क्लोज्ड एट वन एंड में आपको पता है जो फंडामेंटल वाला बनता है, वो यहाँ पर जो है ना नोड बनेगा, और इधर पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो जहाँ क्लोज्ड है वहाँ पर नोड, और जहाँ ओपन है वहाँ पर एंटी नोड बनता था। इसके अंदर अगर आपको याद होगा फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो V/4L था, वेरी गुड, 4 × L, ठीक है। तो जो L है ना, ये एयर कॉलम का लेंथ दिया हुआ है, जहाँ तक एयर अपना वाइब्रेट हो रहा है। अच्छा, और ओपन एट बोथ दी एंड, दोनों तरफ से खुला हुआ है। इसके अंदर जो फंडामेंटल होता था वो V/ क्या होता था, 2L। इस पर भी बहुत बेसिक सा सवाल आपको पूछा जा सकता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप सुनो इधर से, हाँ बहुत आसान डेरिवेशन। इसके अंदर अगर मुझे, आपको पता है कि इसके अंदर जो है ना इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई पीथ ओवरटोन के लिए, ठीक है, यहां पर आता है 2p+1 इंटू ये फंडामेंटल। आई बात समझ में? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको ओपन और क्लोज अलग अलग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, ठीक है। ये क्लोज एट वन एंड है ना, तो इसके सर पे जो है ना सी लिखा करते हैं, क्लोज्ड। पी से नहीं, पी से पीथ ओवरटोन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा ओवरटोन। ओवरटोन किसको बोलते हैं, फंडामेंटल के जस्ट ऊपर आने वाला फ्रीक्वेंसी, जिस पर ये रेजोनेट करेगा, साउंड सुनाई देगा। आप लोग ने किया है ना रेजोनेंस ट्यूब, यही वाला है, क्लोज एट वन एंड वाला ही होता है, नीचे पानी से बंद होता है एक एंड। अच्छा, ये वाले में क्या बनेगा पता है, एनपी का फॉर्मूला इधर पे P+1 टाइम्स ऑफ एन। इसको बताने के लिए, क्योंकि ओपन एट बोथ दी एंड्स है, तो आप ओ जाने जान ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां ओ मतलब समझ में आ रहा है, ओपन एट बोथ दी एंड्स, और सी लिखा मतलब क्लोज एट वन एंड। क्लोज एट बोथ दी एंड वाला केस ही नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है, तो सी से आपको ध्यान रखना है। हाँ वही ना, वैसा केस ही नहीं है। तो क्लोज बोला तो क्लोज एट वन एंड, और ओपन बोला तो ओपन एट बोथ दी एंड्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज है, रिलेशन जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आ जाओ पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास फिफ्थ बोला है, फिफ्थ ओवरटर्न मतलब पी की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहले वाले केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, N5, इधर पे 2 5 = 10 + 1 11, और ये NC कौन होगा, ये हो जाएगा V/4L। तो आपका फर्स्ट वाले के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, पहले लिखो आप NPC = 2p+1, और उसके बाद
ये इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, बताओ? V बाय 4L। अब ये फॉर्मूला बन गया है। चलो फिफ्थ के लिए क्या करूंगा मैं, N5 लिखूंगा, 2 इंटू 5 प्लस 1। V की वैल्यू कितनी है, 344। अच्छा, L आपका कितना है, लेंथ कितना है भाई, 17 सेंटीमीटर है, तो 17 इंटू 10 का पावर -2 लिखो। फ्रीक्वेंसी निकालो फिर हर्ट्ज में आएगा। 17 2 ज़ा 34 होता है ना? ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 5 ज़ा 55, 10 का पावर -2 ऊपर आएगा, +2 मतलब 100, खत्म, हर्ट्ज। ये पहला वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या है भाई, ओपन वाले के लिए P+1 और इंटू NO। इधर पे क्या पुट कर देंगे, V बाय 2L। चलो फिफ्थ के लिए क्या बनेगा, N5 ओपन पाइप के लिए, P+1 5 प्लस 1 340, 2 इंटू 17 इंटू 10⁻², 17 से ये कटेगा, फिर 2 से ये कटेगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 10⁻² पर आएगा तो +2, खत्म हो गया बच्चों। हुआ सॉल्व? चलो नेक्स्ट करूं। चलो चलो इधर ध्यान दो। तेरे कुछ टाइम वाइम नहीं है तुम लोग का, उठ के आ जाने का? चलो इधर सुनो बच्चों, आपके पास एक क्लोज पाइप है और एक ओपन पाइप है, हैव सेम लेंथ, दोनों का क्या सेम है, लेंथ सेम है। शो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज सेम वेवलेंथ एज एनी ऑफ द मोड ऑफ ओपन पाइप। ये शो करना है कि कोई भी ऐसा क्या नाम है, मोड नहीं है, नो मोड, कोई भी ऐसा मोड नहीं होगा जिस पर दोनों का सेम वेवलेंथ और क्या नाम है, क्लोज पाइप हैज सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ द ओपन पाइप। प्रूफ ये करना है कि दोनों का कोई भी ऐसा मोड नहीं है कि जिस पर दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा, वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा। बेसिकली आपको एनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताना, 2p+1 और NC है ना, और NC का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फंडामेंटल का V/4L है ना, इतना समझ आ गया? अच्छा आप सुनो, ए इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ NC इंटू 4L, ठीक है बराबर है। अच्छा लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं P तो ओवर टर्न के लिए क्लोज पाइप के लिए बात करूंगा, देयरफॉर लेमडा होता है V/NP, ऐसे बनेगा V/N। V आपका कितना है बताओ, है ना, और NP आपका कितना है, NC से NC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 4L अपॉन, इतना हो गया। अच्छा ये हो गया फर्स्ट केस आपका। उसके बाद और ओपन पाइप लिखो, ओपन पाइप के लिए क्या लिखूंगा मैं, NM ओ,
ये इसमें क्या होता है, m+1 या p+1 होता था, ठीक है। तो m+1 और इधर पे आ जाएगा NO, एंड NO क्या है, V/2L। इसको इधर भेजूंगा तो अच्छा, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, V की जगह पर और क्या आ गया ये, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको, जैसे यहाँ पर ऊपर 4L है, यहाँ पर भी मैं उसको 4L अगर बनाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, ये आपका आया अब आपने को क्या बोला है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं चेक करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ लैम्डा पी सी देन, अगर ये दोनों बराबर, तो 4L तो 4L ऊपर बराबर दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट भी तो इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2p+1 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू, विच इज नॉट पॉसिबल, नहीं, नंबर डाल के हमको समझना है कि ये क्यों बराबर नहीं हो सकता है। आप कोई भी नंबर पुट करके देखो, ये कभी बराबर नहीं आएगा, समझ आ रहा है। हाँ, पॉइंट में नंबर नहीं डालने का, अपने को इंटीजर नंबर होता है, 0 1 2 3 ऐसे नंबर आप डालोगे, ठीक है। हाँ, तो कभी भी ये इक्वल नहीं आएगा, देयरफॉर करके ये लिख दो, ये पार्ट खत्म। रेशो चाहिए, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इन्होंने ना वेवलेंथ लेकर बताया गया है, लेकिन अगर आपने इसका डेरिवेशन किया है तो आपको मालूम है फंडामेंटल इसका n होता है, ये कौन है, फंडामेंटल। ये फंडामेंटल का बेसिकली कितना गुना है, 1 गुना है, n। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक भी है, फंडामेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा, जो फर्स्ट ओवरटोन होता है इसको n1 बोलते हैं, वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल आता है, तो ये सेकंड हार्मोनिक है, फर्स्ट ओवरटोन है। ये नंबर देखकर आपको ओवरटोन बताना है और ये नंबर देखकर आपको बताना है हार्मोनिक, ठीक है। तो n1 को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुनो, व्हाट इज n1, फर्स्ट ओवरटोन है, और क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है तो सेकंड हार्मोनिक भी है। तो n1 कौन है, फर्स्ट ओवरटोन भी है, सेकंड हार्मोनिक भी है। हार्मोनिक कैसे डिसाइड करना, कैसे याद रखना होता है, फंडामेंटल कितना गुना है, तो सेकंड हार्मोनिक 3 गुना है, थर्ड हार्मोनिक 4 गुना है। अब आपको क्या पूछ रहा है, सुनो, स्ट्रिंग वाला केस है, तो स्ट्रिंग वाले में क्या होता है, n होता है, उसके बाद आपका n1 होता है जो कि 2 टाइम्स ऑफ n होता है, फिर n2 होता है जो कि 3 टाइम्स ऑफ n होता है, फिर n3 होता है जो कि 4 टाइम्स ऑफ। अगर np है तो ये p+1, एक ज्यादा है, देखो 3 से 1 ज्यादा, 2 से 1 ज्यादा, 1 से 1 ज्यादा, तो इसलिए जनरल अपन ऐसा लिख रहे थे, और ओपन पाइप में भी ऐसे लिखते थे, ठीक है। अच्छा, आप सुनो, फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ सेकंड हार्मोनिक आपको रेशो निकालना बच्चों, तो मतलब n डिवाइड बाय n1 करना है ना, n ऐसी रखो, n1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ n होता है, कट गया, आंसर आ गया 1/2, खत्म हो गया, समझा। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल बन सकता है, आपको बोल सकता है थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक का रेशो बताओ। थर्ड हार्मोनिक कौन हो जाएगा भाई, थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा आपका सेकेंड ओवरटोन, मतलब n2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका फिफ्थ हार्मोनिक कौन होगा, फोर्थ ओवरटोन। n2 जो है वो इससे एक ज्यादा, यानी 3 टाइम्स ऑफ n होगा, ठीक है। n4 जो है इससे एक ज्यादा,
5 टाइम्स ऑफ एन होगा, ये कैंसिल 3/5। अगर हार्मोनिक बोला तो चिंता ही नहीं है उसका रेशो, थर्ड और फिफ्थ बोला मतलब 3/5। ओवरटोन से ज्यादा होता है रे भाई, ये ओवरटोन नंबर होता है और ये हार्मोनिक वाला नंबर। हार्मोनिक से एक कम ओवरटोन होता है, समझे कि नहीं? रिलेटेड सवाल भी बोल दिया अगर ऐसा कुछ आया तो याद रखिएगा इसमें कंफ्यूजन काफी होता है। तो ओवरटोन कौन से वाले नंबर होते हैं? जो एन के बेस पर लिखा जाता है। और फंडामेंटल का कितना गुना है वो आपका हार्मोनिक्स होगा। फंडामेंटल वाला आपका फर्स्ट हार्मोनिक होता है, क्योंकि फंडामेंटल एन है ना सिर्फ, जो कि कितना एक गुना है, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा। फंडामेंटल का 2 गुना है सेकंड हार्मोनिक, 3 गुना है थर्ड हार्मोनिक, 4 गुना है फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ जाए, इतना सही था ये। लिखना क्या, ये तो लिखना है रे, ये क्या है? नेक्स्ट करूं? ये वाला सवाल देखेंगे। ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। स्ट्रिंग के ऊपर जब वाइब्रेशन करते हैं ना अपन, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते जाता है, दिस इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वाइब्रेशन ऐसे चल रहा है और वेव आगे जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं तो ट्रांसवर्स होता है। आपको स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल एल या कैपिटल एल लिख सकते हो आप, और ये वेलोसिटी दिया है v। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? n पूछ रहा है। अगर दोनों एंड इसके क्या है, फिक्स्ड है। फंडामेंटल मोड मालूम है स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता है? ये एक लूप दिखाई देता है आपको, ये आपका क्या है, फंडामेंटल, जिसको आप फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। मैंने क्या बोला अभी, फंडामेंटल कौन है? फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, तो आपको इसका एन निकालना है। इसके लिए एन का फॉर्मूला क्या बनता था? बोले जल्दी फटाफट से। अरे ओपन पाइप में आपका फंडामेंटल क्या होता है, स्ट्रिंग में फंडामेंटल क्या होता है? सेम v/2l। तो इसका लेंथ आपका ये एल हो गया, या कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल एल ले लेता हूँ, ये हो जाएगा v/2l। आपको लेंथ दिया है, v दिया, एन नहीं निकल जाएगा, खत्म। अच्छा सुनो, while this string is vibrating in the fundamental harmonic, what is the wavelength of sound produced in air if the velocity of sound is 330? अब क्या बोल रहा है सुनो, ये फंडामेंटल से ही वाइब्रेट कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर इफ द वेलोसिटी कितनी हो जाए? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आपका ये v दिया हुआ है। अब देखो, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके बाजू में जो एयर कॉलम है वो भी वाइब्रेट करेंगे। अब एयर कॉलम से क्या जाएगा भाई? साउंड। तो साउंड की स्पीड आपको दी है, जो इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वही एयर कॉलम जो वाइब्रेट करेगा ना इसके आजू बाजू में, उसका फ्रीक्वेंसी वही आएगा जो स्ट्रिंग का होगा। तो मतलब पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो दूसरे केस में आप इस्तेमाल करोगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? v बाय, लेकिन v आप ये वाला यूज करोगे, स्ट्रिंग का नहीं, और n यही यूज करोगे। रीजन, जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो उसके बाजू में जो एयर कॉलम है वो भी वाइब्रेट करेगा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। लेकिन जब साउंड एयर में ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी। आई बात समझ में? तो जब आप लैम्डा का इस्तेमाल करो तो आप चाहो तो इसको v डैश बोल दो। क्या बोल दो? v डैश बोल दो, और इसके लिए अपन v इस्तेमाल करेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये वाला। ये v कितना रखूं मैं? 225। 2 इंटू एल आपका कितना है? 0.5। 0.5 इंटू 2 तो 1 हो गया, मतलब आंसर आपका 225 हर्ट्ज आ जाएगा। खत्म, हो गया सॉल्व। अच्छा दूसरा, v डैश बाय एन, एन वही यूज करूंगा जो ये, तो ये आपका हो गया 330 और ये आपका 225। इसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। आप इसको 25 से भी काट सकते हो। 25 9 हो गया,
1 ज़ा 8 बचा, ठीक है, और 3 ज़ा कितना हो जाएगा 75, 5 बचा, पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर 9 से काट दो, 9 1 ज़ा 9, 4 बचा, 4 ज़ा 36, 4 6 बचा, 9 6 ज़ा 54, 6 बचा, एंड आते जाएगा ये। तो लेमडा क्या आ गया बच्चों 1.466 वॉट मीटर। आंसर चेक कर लो एक बार, 467 हो सकता है ना, राउंड ऑफ 666 आते जा रहा है, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, अंडरस्टूड। इसके अंदर देखो समझने वाली चीज क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाले फॉर्मूले के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी साउंड का होगा, क्योंकि वेवलेंथ किसका निकालना है, साउंड का, ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये वाले क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, जरा एक बार इसका आंसर चेक करना। वो 3 लैम्डा बाई 2 लेकर सॉल्व किया है ना, ये एल इज इक्वल टू, हाँ ये गलत सॉल्व किया। सुनो बात को, जब आपके हाथ में जो है ना एक स्ट्रिंग होगा, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग और इसको आप वाइब्रेट कर रहे हो, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 3 लूप बन रहा है, कितना लूप बन रहा है, तो 3 कंप्लीट लूप बन रहा है ना। तो जो एंड आपका, एक एंड जो आपके हाथ में वो तो फ्री है ना, तो फ्री एंड तो क्या करेगा भाई, वहां पर एंटी नोड बनेगा, तो 3 लूप कैसे बन सकता है। तो ये वाला फिक्स है, ठीक है, ये आपका एक लूप बन गया, ये आपका दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया। अब आपके हाथ में है ना, तो ये वाला आपका यहां पर आधा लूप बनेगा, क्योंकि ये आपका फ्री है, ये एंटी नोड वाला पॉइंट होगा, तो जो फ्री एंड होगा वो क्या होगा, एंटी नोड वाला होगा। अच्छा एक लूप क्या होता है, लैम्डा बाई 2, 3 लूप कितना होता है, ओके, फिर ये आधा लूप भी तो है ये वाला, लैम्डा बाई 4, और ये जो है आपका 3 लैम्डा बाई 2, समझे मिस्टेक क्या किया हुआ इधर पे। तो 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके टोटल आपको ये लेंथ पता चलेगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होने वाला है ये केस में, लैम्डा बाय 4 प्लस 3 लैम्डा बाय 2। मैं इसको बेस सेम बना के 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। 4 4 एक ही बार लिखूंगा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बराबर है। अच्छा आप बताओ लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, आपने को पूछा क्या है, सुनो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग, मतलब आपको स्पीड निकालना, वी निकालना। हाँ एल आपका 105 सेंटीमीटर, मतलब 1.05 मीटर हो जाएगा, सही बात है। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे वी निकालने बोला है, वी का फॉर्मूला एन लेमडा होता है, वी का फॉर्मूला क्या होता है, एन लेमडा होता है। लेमडा यहां से निकाल लो ना, 7/4 इधर आएगा तो क्या होगा, ये लेमडा कितना आ गया बताओ, 4l/7, तो मैं लेमडा की जगह लिख सकता हूं, खत्म, फॉर्मूला बन चुका है आपका, बस वैल्यू पुट करना है। एन आपका कितना है, एल 1.057, इसको सॉल्व करना है सिर्फ, इसको सॉल्व करते हैं।
ये आप 7 से कट भी जाएगा। अरे क्या चल रहा है रे? फिफ्टीन सिक्स 90 हो जाएगा। राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट कितना आ गया बच्चों? 9 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करें। ये वाले में एक मेजर करेक्शन था, ध्यान रखना इसको। अगर यही क्वेश्चन में 4 लूप दे देता तो वाले अंदर रख। हाँ, 4 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 प्लस एक एंड फ्री है तो लैम्डा बाय 4 होता। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय यहाँ पर 2 करते हैं तो 8 लैम्डा बाय 4 और प्लस लैम्डा तो 9 लैम्डा बाय, समझ आ रहा है, 9 लैम्डा बाय 4 हो जाता। तो क्वेश्चन एग्जाम में चेंज करके ऐसे ही बोल सकता है, 3 की जगह 4 लूप दे सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका वही रहेगा। ये सुनो, सोनोमीटर वायर लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये लेंथ हो गया L बाय कीपिंग द वेट। तो उसमें वेट लटकाते हो ना आप, तो उससे टेंशन क्रिएट होता है। तो ये आपको वेट मतलब मास दिया हुआ है, इसको इंटू जी करूंगा तब जाके मुझे टेंशन पता चलेगा। तो यहां से टेंशन कैसे पता चलेगा? T इज इक्वल टू 3.5 इंटू जी करना पड़ेगा। mg होता है ना वेट, इस वजह से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है आपको, n दे दिया है। डिटरमाइन लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर। लीनियर डेंसिटी मतलब होता है, अगर आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया तो आपको याद है, n का फॉर्मूला पढ़ते हो 1/2L अंडर रूट T बाय M, ये पढ़ते हो। T आपका वेट है ना, तो T इज इक्वल टू mg, मास इंटू जी। ये m मास नहीं है, ये स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है। जो रस्सी जो स्ट्रिंग लगाते हो ना आप या तार लगाते हो, उसका मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो आपने को पूछा क्या हुआ है? लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर। तो ये कौन है? वही है, वायर का लीनियर डेंसिटी। लीनियर क्यों? मास डिवाइड बाय लेंथ किया गया है। एरियल कब होता है? जब एरिया से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी कब होता है? जब डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो डिवाइड बाय लेंथ है, तो ये लीनियर डेंसिटी है। तो आपको एक्चुअल में ये पूछ रहा है स्मॉल एम। डेरिवेशन स्ट्रिंग वाले में है ना आपका ये। बेसिकली आप क्या लगाते हो? एन इज इक्वल टू वी बाई 2L होता है कि नहीं? ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में v का फॉर्मूला क्या है? बोलो, खत्म। ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रिंग के ऊपर? अंडर रूट टी बाय एम। क्लास 11 में साउंड वेव एक चैप्टर था ना, वहां पर था ये। 11 में साउंड वेव, उसके अंदर दिया हुआ है। तो आप ये डायरेक्ट याद रखो, ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग के ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट टी बाय एम। तो v बाई 2L पता है ना, v की जगह अंडर रूट टी बाय एम आया, और कुछ नहीं। समझे? अच्छा आ जाओ, अभी ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको यहां पर क्या क्या गिवन है? n गिवन है, l गिवन है, t गिवन है। क्या पता करना है? m पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। n स्क्वायर, m को इधर बुलाओ, इसको इधर बुलाओ। m का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? t अपॉन t है, ठीक है। और ये 4L स्क्वायर इंटू एम, एन स्क्वायर बराबर। चलो वैल्यू पुट करें। t आपका कितना होगा? 3.5 इंटू जी यानी 9.8। तो टेंशन की जगह 3.5 इंटू 9.8 आ जाए।
4, एल आपका कितना दिया है बच्चों 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5, मतलब 1/2, 1/4। डायरेक्ट समझ में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। एन 125, तो 125 का स्क्वायर करना है और बस इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, 3.5 तो आपका आ रहा है ये आंसर बच्चों। हाँ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 34.3 आ रहा है ना। फाइनल आंसर मैं निकाल दिया था बोले 0 पॉइंट, ये भी तो है ना डिवाइड बाय 125 का स्क्वायर, तो 0.002192। क्या रहा आंसर तुम लोग, 2 पॉइंट कर दिया होगा, तो इसको पॉइंट को आगे कर लेते हैं, 2.195, ठीक है, और 10 का पावर -3, ये m निकाला आपने। सुनो यूनिट होगा इसका मास पर यूनिट लेंथ, मतलब केजी पर मीटर, खत्म। क्या तुमने क्या किया मालूम है, 125 से डिवाइड, फिर 125 से मल्टीप्लाई, तो 125 की कहानी खत्म हो गई, तो सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बचा। तो उसको क्या करना चाहिए, तुम जो आगे लिखा ना उसको ब्रैकेट में करो, तब आंसर सही हो जाए। 125 इंटू 125 किया ना, उसको ब्रैकेट में करो। हाँ नेक्स्ट करूं। अच्छा आप सुनो, आपके पास ना दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल का है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों का स्मॉल एम सेम रहेगा, यूनिट लेंथ का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, वायर कितना भी लंबा हो, लेकिन जो यूनिट लेंथ का मास रहेगा वो क्या रहेगा, यानी डेंसिटी क्या रहेगी, लीनियर डेंसिटी सेम रहेगा। तो इस मटेरियल सेम और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मास डेंसिटी क्या है इसका, लीनियर मास डेंसिटी सेम है। तो M1 और M2 यानी दो वायर का सेम रहेगा। अब M ही लोगे। लेंथ ऑफ वन वायर, देखो पहले वाले का लेंथ अलग दिया हुआ है, आप इसको स्मॉल L1 बोल दो, ठीक है, और इसको क्या बोल दो दूसरे वाले का L2। अच्छा, एन अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर पे आपने जो लोड लटकाया है वो अननोन है, और लोड से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, तो मतलब बेसिकली जो T1 है वो आपको पता नहीं नहीं है, पता नहीं है तो पता करना पड़ेगा। सेकेंड वायर इज लोडेड विद 1.5 kg, तो आप जो T2 है वो कैसे लिखोगे, इंटू जी कर दोगे तो आपको ये T2 पता चलेगा। आई बात समझ में। अच्छा आगे सुनो, इफ बोथ द वायर वाइब्रेट विथ सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब उनका एन सेम है, N1 और N2 दो वायर के लिए। अब ये 1 और 2 मैंने ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन नहीं है, ये पहले वायर का फंडामेंटल है और ये दूसरे वायर का फंडामेंटल है। आप चाहो तो 1 2 ना लिखते हुए आप इसको ए पहले वाले को एन बोल दो और दूसरे वाले को एन डैश बोल दो, ठीक है। इधर पे भी जैसे लेंथ बोल रहा हूं तो एल और एल डैश लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब आप गलत मत, 1 2 अगर लिख रहे हो तो फिर इसका मतलब वैसा मत समझो। आई बात समझ में, दोनों भी फंडामेंटल है, तो 1 2 यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि इधर पे 1 2 यूज किया हुआ। कैलकुलेट अननोन लोड, मतलब आपको क्या निकालना है, T1 के अंदर जो मास होगा वो निकालना आपको, क्योंकि लोड यहां पर कैसे दिया हुआ, केजी में दिया हुआ है, तो जो लोड निकालोगे आप वो क्या में केजी में निकालोगे। तो कैसे करते हैं, आ जाओ। पहले तो दो वायर के लिए मेरे पास N1 और N2 का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। M1 नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि M दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हाँ बरोबर। अच्छा, क्या इनका फंडामेंटल दोनों बराबर है बोल रहा है, N1 N2 के बराबर है ना, तो ये दो इक्वेशन लिखा और बोला N1 और N2 एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो 1/2 L1
अंडर रूट T1/m। आप चाहो तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हो, हाँ, L2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर आपका m भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट m से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास बचा क्या, अंडर रूट T1 बचा, इधर L1 बचा। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो, या L1 को उधर भेजूंगा और इसको इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा रूट T1/T2, और मुझे पता क्या करना है, T2 पता करना। अच्छा एक काम करें, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट करें क्या, डिवाइड वाला करें क्या, T1 निकालने का, T1 हाँ, तो फिर रहने दो, T1 चाहिए, ठीक है। और ये L1 इधर आएगा तो L1 क्या हो जाएगा, देखो ये समझ में आया क्या, L1 नीचे था ऊपर गया, रूट T2 नीचे आया, होल रूट करके हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये रूट उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो T1/T2, बोलो, L1/L2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सुनो, T2 को उधर भेजूंगा तो T1 का आपका फॉर्मूला बन गया अभी, T1 का अब आपके पास फॉर्मूला बन गया, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सुनो, अगर मैं T2 को केजी में पुट करता हूं तो ये भी डायरेक्ट आंसर केजी में आ जाएगा, नहीं समझे बात को, ठीक है। तो आप देखो मैं क्या पुट कर रहा हूं, सुनो, T1 की जगह पर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि मुझे लोड बोला है ना, तो यहां पर पहले एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, M1 इंटू, ये कैपिटल M1 लिखना आप लोग, G, और इधर पे लिखता हूं मैं M2 इंटू G, ठीक है। तो G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब समझ आया, M1 इज इक्वल टू M2 आपका कितना है भाई, 1.5, L1 60 और ये 30, मतलब 0.6 और 0.3, पॉइंट पॉइंट कैंसिल होगा, 3 2 6 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 15 चौक 60 हो जाएगा, खत्म। टेंशन आ जाता, गलत नहीं होता, टेंशन आता, वहां से आपको लोड पता, क्योंकि लोड किसको कह रहा है, मास को कह रहा है, आई बात समझ में। मैंने यहां पर आपको T2 कैसे बोला कि 1.5 इंटू जी करके आएगा, M1 निकालना है, लोड, समझ रहे हो, लोड किसको कह रहा है, ये केजी वाले को कह रहा है ना लोड, तो लोड निकालने बोल रहा है, तो मतलब आपको केजी में निकालना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं है, वो आपका आता 6 इंटू 9.8 या 6 इंटू जी आता, तो जी को हटा दो, जो 6 है वो आपका लोड होता। टेक्स्ट बुक में क्या किया मालूम है, T1 निकाला उन्होंने, ठीक है, 6 इंटू 9.8, ठीक है, बोला लोड कितना हो गया, 6 हो गया, ऐसे। चलो इधर ध्यान दो, लीनियर बता सकते हो क्या गिवन है, ये स्मॉल m गिवन है ना, इट इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच किया है, और विद टेंशन ऑफ दिस, तो ये आपको T दे दिया है, वायर रेजोनेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 490 इन टू सक्सेसिव मोड। मोड क्या होता है आपका मालूम है ना, पहला फंडामेंटल मोड आया, फिर फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, या फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सक्सेसिव है, एक के बाद एक। तो आपके पास मान लो बीच में से कोई एक फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट ओवरटोन हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, मान लो बीच में से कोई एक फ्रीक्वेंसी, उसका नेक्स्ट, तो ये पहला है, बीच में से कोई एक पहला है, उसके बाद ये, सॉरी ये पहला है, उसके बाद ये नेक्स्ट है, मतलब मान लो ये पी तो ओवरटोन है, तो ये P+1 ओवरटोन है, समझ रहे हो। ये मान लो अगर आपका mth हार्मोनिक है, अगर मैं ऐसे बोलूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M+1 होगा, मतलब उसका नेक्स्ट होगा। अच्छा आप मुझे बताना, इसके डेरिवेशन में अगर आपको याद है, फंडामेंटल n होता है, फिर उसके बाद आपका n1 होता है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ n होता है,
अच्छा, फिर होता है N2 जो कि 3 टाइम्स ऑफ N होता है, फिर होता है N3 जो कि 4 टाइम्स ऑफ N होता है। अच्छा, अगर कंटिन्यूअस मैनर में आप कोई भी किसी का भी डिफरेंस निकालोगे, किसी का भी डिफरेंस निकालोगे, किसी का भी डिफरेंस निकालोगे, N आएगा। मतलब N3 माइनस N2 करूंगा तो N आएगा, N2 माइनस N1 करूंगा तो, और N1 माइनस N करूंगा तो, मतलब किसी भी सक्सेसिव मोड का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो फंडामेंटल के बराबर आएगा। तो मतलब अगर मैं 490 में से 420 निकाल दूं तो 70 आएगा। ये आपका फंडामेंटल हो गया। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप मान लोगे, ये मान लो NP है, तो ये आपका कौन होगा? NP+1 होगा, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर होता है भाई, तो 70 आ जाएगा जो कि फंडामेंटल मिल जाएगा आपको। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा, वायर वाले केस में जरा मुझे बताना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू बराबर। अब मैं अगर ये फॉर्मूला लिखूं, N इज इक्वल टू 1/2L √T/m, मुझे L निकालने बोला है, इसको इधर और इसको इधर करूंगा। अब बताओ आपके पास सारी चीजें हैं क्या? T आपका ये दे दिया, टेंशन 360 दे दिया, M ये दे दिया, N आपको निकालना पड़ेगा 70। मैंने आपको बताया कैसे, है ना। सक्सेसिव मोड में कभी बोलेगा तो डिफरेंस आपका फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। तो यहां पर आपका स्टेप्स क्या होंगे बच्चों सोल्यूशन में? सबसे पहले आप निकालोगे N। N कैसे निकलेगा भाई? NP+1 माइनस क्या करेंगे? NP करेंगे। NP+1 आपका कितना है? 490, और ये कितना है? 420। ये कितना आ गया? 70 आ गया हर्ट्स। खत्म। ओके, उसके बाद आपका यहां पर आप क्या लिखो? N का फॉर्मूला लिखो पहले, फिर इसको इधर कर दो। L इज इक्वल टू 1/, चलो अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों। 2 इंटू ये 70 हो गया, T आपका हो गया 360, और M आपका हो गया 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। अच्छा देखो, रुक जाओ, 10⁻³ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? +3 और एक 0 +4 हो गया, 4 9 से क्या हो गया? 36। 90 इंटू 10⁻³ बेसिकली ये हो जाएगा अंदर में 9 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा। -3 ऊपर गया, +3 और एक 0, और ये 9। ठीक है, ये 140 कर सकते हो। 9 का बाहर क्या आ गया बच्चों? 3, और 10⁻⁴ का 2। 30 डिवाइड बाय 14 आ गया। ठीक है, काट डालो उसको बस। मीटर 4 डिजिट में बस हो गया आपका आंसर। कुछ समझ आया? ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में समझ नहीं आएगा आपको। इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फंडामेंटल। ये इसमें घपला किया हुआ है, इसमें ये निकालने में। चलो नेक्स्ट करें। चलो अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। हाँ, 1 2 और 1 3 दोनों। टू साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आपके पास 2 साउंड वेव है, और ये 8 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है। तो हम लोग ये वाला याद है, वो वाला 2 साउंड, इसका डेरिवेशन याद है? 2 साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ट्यूनिंग, वीडियो भी बताया था आपको मैंने।
दोनों में फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस रहेगा, स्लाइटली डिफर करेंगे तब बीट प्रोड्यूस होगा। तो बीट कितना हो रहा है, 8 बीट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 8 बार आपको वैक्सिंग और 8 बार आपको वैनिंग सुनाई देगा। ठीक है। अच्छा, इसका कुछ फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है ना ये बीट के बराबर होता है, n1 माइनस n2 n के बराबर, इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी आपका 8 है, और n1 और n2 कौन है, पहले साउंड का फ्रीक्वेंसी और दूसरे साउंड का फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का है, ये दिया हुआ है। अच्छा आप सुनो, अब n1 माइनस n2 होगा या n2 माइनस n1 होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड होगा इनका वेवलेंस है। बताओ v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, लेमडा को इधर बोलूंगा तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना। तो n और लेमडा में रिलेशन क्या है, अब दो साउंड वेव है, दोनों एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका v क्या रहेगा, सेम रहेगा, v क्या रहेगा, सेम रहेगा। और n और लेमडा में क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो लेमडा जिसका, देखो इन दोनों में ये कम है ना, तो अगर लेमडा कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये पहला लेमडा है यानी लेमडा 1 है, और ये लेमडा 2 है। समझ पा रहे हो। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, n लेमडा होता है, यहां से भी आप डिसाइड कर सकते हो। दोनों साउंड सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो साउंड वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग वेवलेंथ का अगर सेम मीडियम में होगा तो उसका वेलोसिटी सेम होता है। क्या सेम होता है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन v ही होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझना की। अच्छा अब डिसाइड करो, लेमडा 1 ज्यादा है या लेमडा 2 ज्यादा है, अरे 82.5 है, तो ये ज्यादा है, तो इसका अगर वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम होगा, और इसका वेवलेंथ कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी, तो मतलब n1 जो है वो ग्रेटर होगा n2 से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लेमडा 1 कम है तो n1 ज्यादा रहेगा n2 से, इसलिए मैंने n1 माइनस n2 लिखा। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। देयरफॉर n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n होगा, और आपका कैपिटल N कितना है ये दिया है। अब बोल रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ द साउंड, अब आपका सॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा। ठीक है, चलो लिखो, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, कैपिटल N कितना है बताओ, 8, तो इधर 8 लिख देता हूं। अच्छा अभी मैंने आपको v इज इक्वल टू एन लेमडा से n का फॉर्मूला क्या बताया, v बाय लेमडा, लंगड़ा इधर आएगा, v बाय लेमडा। n1 की जगह क्या लिख सकता हूं, v बाय लंगड़ा 1, v बाय लंगड़ा 2। समझा कि नहीं समझा, मैंने v1 और v2 क्यों नहीं लिखा, v सेम मीडियम में इनका वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो v कॉमन आ गया बच्चों, 1 अपॉन लंगड़ा 1। आप चाहो तो फिलहाल जो है ना फॉर्मूला लिख लो सिर्फ, फिर बाद में अभी वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला बन चुका अपना। लेमडा 1 कितना है, 81 सेंटीमीटर, मतलब 0.181 लिखेंगे, और ये 82 मतलब 0.825, और ये आपका 8 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा इसको इधर करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं मतलब 0 समझ लो आप। ये दोनों माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, 0.015, 0.015। अभी इसको ऐसे डिवाइड मत करो, क्योंकि v निकालना है मुझे, ये उधर भेजूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या सोल्यूशन होगा बच्चों, ठीक है, बस इतना सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, पूरा फाइनल आंसर बताओ इधर। तो आपका आंसर आ रहा है 356 पॉइंट, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, खत्म।
ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो इधर देखो, आपके पास दो ट्यूनिंग फोक है, 320 और 340 दिया हुआ है, ठीक है। तो दो आपने दोनों को साथ में वाइब्रेट किया, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? बीट प्रोड्यूस करेंगे ना। द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आपको v दिया हुआ है। फाइंड डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स। पहले आप ये डिसाइड करो, फ्रीक्वेंसी से आप ये बता सकते हो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में, तो 320 जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ क्या होगा? बराबर। तो ये फ्रीक्वेंसी n1 है और ये क्या है? तो n1 अगर कम है तो आपको पता है कि लैम्डा 1 क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या पता करना है? दोनों का डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो मतलब आपको पता क्या करना है? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 या लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। बोलो भाई, बड़ा कौन है? लैम्डा 1 ना। तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 पता करना है। आप सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्ट लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाओ। क्या आप लैम्डा का फॉर्मूला बना सकते हो? v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो ये n इधर आएगा, तो क्या बनेगा? v बाय n। तो लैम्डा 1 के लिए v बाय n1। अब v मैंने v1 नहीं लिखा, बताओ क्यों? सेम कहानी, सेम मीडियम में है, v सेम रहेगा दोनों का। माइनस v क्या हो जाएगा यहां पर? कॉमन हो जाएगा, 1/n1। खत्म, फॉर्मूला बन गया, बस इसको सॉल्व करना है आपको। v आपको दिया है, n1 पता है, n2 पता है। चलो 326.4, n1 आपका है 320, 340, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। चलो 340 माइनस 320 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 320 इंटू 340। इसको सॉल्व करना सिर्फ। (0.06) वेवलेंथ है बच्चों, मीटर में लिखा जाएगा। हो गया, दिस इज योर आंसर। खत्म, आंसर चेक कर लेना एक बार। चलो नेक्स्ट। ये देखो, आपको ना ये टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकते हैं। हाँ, 1 मार्क में आ सकते हैं। आपको y इज इक्वल टू करके एक वेव का इक्वेशन है, और आपको क्या पूछ रहा है? कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग? इन दोनों के बीच में बताओ साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर एक्स लिखा हुआ है ना, तो मतलब एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, दोनों के बीच में। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव एक्सिस। तो इस पे एमसीक्यू सवाल बनता है। तो अगर आपका डायरेक्शन पूछेगा ना, तो ध्यान रखना इधर से आंसर करेंगे। नहीं आया समझ में? हो गया, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? इट इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आगे पीछे भी हो सकता है, सी टी प्लस बी एक्स भी हो सकता है, दोनों के बीच का साइन देखना है आपको। खत्म। चलो ये वाला देखो। अच्छा, अब इसका ऐसा फॉर्मेट अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, ये आपका कौन है? एम्पलीट्यूड है। टी के नीचे कैपिटल टी होता है, ठीक है। एक मिनट रुको,
एक आप लोग ने पढ़ रखा है ओमेगा टी और माइनस के एक्स बोल देता हूँ, ऐसे कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई एन रखता हूँ या 2 पाई/टी रखता हूँ, तो 2 पाई अंदर बाहर कॉमन जाएगा, 2 पाई/T। के जो होता है वो 2 पाई/λ होता है ऐसे, तो 2 पाई अगर मैं बाहर भेजूंगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इधर पे 2 पाई होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 को ब्रेक करता हूं, 2 और 2 अंदर भेज देता हूं ऐसे, तो 2 अगर इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 0.04, और ये 0.4। अब टी के नीचे कौन होता है, जो होता है वो कौन होता है, कैपिटल टी होता है, और एक्स के नीचे जो होगा वो लैम्डा होगा। आई बात समझ में, तो कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड। क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा, तो 2 से डिवाइड होगा, ये क्या हो जाएगा भाई 0.4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे, टी का उल्टा कर देंगे, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो डायरेक्टली पता चलता है 0.2। आया समझ में। तो ये वाला इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूं, सोल्यूशन कैसे करेंगे सुनो इसको पहले एक चेंज कर देना, इसमें 0.2 साइन 2 पाई, ये एक 2 अंदर भेजा, तो ये t/0.04 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। और ये सब एसआई यूनिट में जो भी कैलकुलेट करोगे, तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t बाय कैपिटल T x बाय लैम्डा, वी गेट। पहला क्वेश्चन क्या था, वेवलेंथ, लैम्डा आ गया 0.4, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या था भाई, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, तो मेरे पास 1/T की वैल्यू कितनी आई यहां पर 0.04, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 पड़ेगा, और ये 25 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4, नहीं समझे। ओके, तीसरा क्या बोला है, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली ये कंपेयर करो ना कितना आ रहा है, तो 0.2 क्या लिखोगे, यूनिट मीटर लिखोगे, क्योंकि ये सब क्या बोला है उसने, एसआई में बोला है, लैम्डा भी मीटर में बोले। अंडरस्टूड। है फिजा है ज़मीं की नहीं, टूटता है। चलो अगला सवाल करें। अच्छा, यहां पर ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनो। पाथ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस, सॉरी हाँ, फेज डिफरेंस के बीच में, मतलब हमारे पास डेल फाई ये फेज डिफरेंस होगा, डेल टी ये टाइम डिफरेंस होगा, और डेल एक्स ये पाथ डिफरेंस होगा। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, किसी दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस और, ठीक है, पाथ डिफरेंस, डिवाइड बाय 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये रिलेशन बनता है इनके बीच। हाँ, पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई, पूरे एक वाइब्रेशन के अंदर कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई होता है। पूरे एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। एक वाइब्रेशन जब होता है तो पूरा वेवलेंथ कितना बनता है, लैम्डा। ये रिलेशन याद रखना आपको, ठीक है। अब ये रिलेशन पे भी सवाल हो सकता है आपका, या इन दोनों पे भी हो सकता है, या पहले और तीसरे पे भी हो सकता है, तो किसी का भी आपस का रिलेशन आपको दे सकता है। अब सुनो, सवाल पे आ जाते हैं। एक वेव है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ट्रैवलिंग विद स्पीड, तो एन और वी दे दिया, ठीक है। पहला सवाल क्या है, फेज डिफरेंस, मतलब आपको क्या निकालना है, डेल फाई निकालना है, बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट टू अ सर्टेन पॉइंट टाइम्स 1 मिली सेकेंड अपार्ट, मतलब टाइम डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपका डेल्टा टी हो गया।
तो ये डेल्टा टी दिया हुआ है और डेल्टा फाई पूछा हुआ है ना। तो इसके लिए मुझे अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड कैसे पता होगा, फ्रीक्वेंसी पता है ना, नहीं आया समझ में। तो डेल्टा टी, ये कैपिटल टी को उधर भेज दूंगा तो डेल्टा टी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए पहले आप लिखो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है, मुझे डेल्टा फाई चाहिए ना, तो 2 पाई को इधर भेज देता हूँ। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई, अच्छा 1/t की जगह n लिख दूँ क्या, तो 2 पाई इंटू एन इंटू डेल्टा टी, हो गया ना, मुझे टाइम पीरियड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अच्छा 2 पाई एन आपका 500 और डेल्टा टी कितना बोला है 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10⁻³ अच्छा 2 इंटू 500 1000, 10⁻³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओनली पाई बचेगा। आपका आंसर आ गया बच्चों, फेज डिफरेंस आ गया पाई रेडियन, आप रेडियन लिख दो। नहीं आया समझ में। अच्छा दूसरा क्या बोला है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब डेल एक्स, ठीक है। अगर आपको विच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब आपको 45 डिग्री क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का फेस डिफरेंस दिया हुआ है। तो मतलब आप ये वाला रिलेशन और ये वाला लगाओ। इन फेस किसको बोलते हैं, अगर ये पहला वेव है और दूसरा वेव भी उधर ही है, ऐसे क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है, इनको इन फेज बोलते हैं, समझ आ रहा है। और इनके अगर एंगल के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो फिर आउट ऑफ फेज जाएगा। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो रहेगा, तो ये आपका पहला वाला है और ये दूसरा वाला, ऐसे अगर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल हो रहा है। हाँ हाँ, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, समझे। ये वेव ऑप्टिक्स में अपना बात हुआ है। अच्छा सुनो, ये वाला सेकंड के लिए रिलेशन लगा दिया, आपको क्या निकालना है, डेल एक्स निकालना है ना। तो मैं लिखता हूं डेल एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन 2 पाई, लंगड़े को उधर भेज दो। अच्छा आप गौर से देखोगे ना बच्चों, तो आपको लंगड़ा पता नहीं है, पता कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो v बाय एन लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। तो लेमडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, v अपॉन एन, ठीक है। अच्छा डेल फाई जो दिया है ना सेकंड सिचुएशन में, वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री मत लिखो, रेडियन में करना इसको, ठीक है। चलो अब बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा बच्चों। v आपका कितना है 350 पाई बाय 4, n आपका 500, ठीक है, इंटू 2 पाई, पाई से पाई क्या हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 350 डिवाइड बाई, एक काम करो, एक 0 से ये कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये 100 हो जाएगा नीचे, 35 डिवाइड बाय 4, 35 4 से डिवाइड होगा और नीचे एक 100 बचा है, 100 तो 0.35 हो जाएगा, और आपको इसको काटना है, 35 डिवाइड बाय 4 काटो जरा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 8 जा 32 आ जाएगा बच्चों, 3 बचा 28 आ जाएगा, कितना आ गया 8.75, 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। और ये आपने पार्ट डिफरेंस निकाला है, मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर लिख सकते हो, 8.75 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में दिया है, या 0.0875 हो जाएगा। समझ आया ये सवाल। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका इस चैप्टर में भी काम आ रहा है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे, पार्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम पीरियड, और पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लैम्डा। आ गया आंसर, नीचे से आंसर देख के बता रहा है तू।
चलो इधर ध्यान देंगे। ये इधर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज दिस। नोड नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है ना, तो ये आपको 3.75 दिया हुआ है सेंटीमीटर। ये 2 को उधर भेजूंगा तो आपको लंगड़ा मिल जाएगा ना। 7.5 सेंटीमीटर आपका लंगड़ा आ गया। पूछा क्या एन, ये एन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय लैम्डा। v आपको 1500 दिया हुआ है, तो यहां पर आप 1500 लिखोगे मीटर पर सेकेंड। लैम्डा लिखोगे 7.5 इंटू 10⁻²। -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 7.5 दूनी 15 होता है, मालूम है आपको। 7.5 का डबल क्या होता है, 15। 10⁻² ऊपर गया तो ओके, तो इधर पे 20 और एक 0 इसको दे देता हूं, 10⁻³ हर्ट्ज, मतलब हो गया 20 किलो हर्ट्ज। खत्म हो गया सॉल्व।